हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, स्थानीय सरकार, आपने यदि सिलेबस देखा होगा तो यूनिट 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, चूंकि हम लोग इसमें वीडियो कवर कर रहे हैं, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पार्ट 2 है उसकी यूनिट 2 है। उस यूनिट 2 में आपने देखा होगा सेकेंड पॉइंट में उत्तरदायित्व और नियंत्रण है। ठीक है, सबके पास सिलेबस तो होगा ही। और ये जो इस स्थानीय सरकार है, जैसे ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों का नियंत्रण हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। और जैसे ही खत्म होता है तो एक टॉपिक बचता है, कौन सा? स्थानीय सरकार। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, समझिए। और ये बहुत ज़्यादा आप इसका लिखेंगे तो आप बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कौन सा है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके लिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये समझ लें कि स्थानीय सरकार है क्या। स्थानीय सरकार की बात करें तो इसके लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है, समझिए। देखिए, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय क्या हुआ था? भारत देश जब स्वतंत्र हुआ उस समय ये हुआ कि जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाई थी, मतलब 1947 के बाद की बात है, देखा गया कि विकास करना है तो विकास करना है, बहुत सारी योजनाएं बनती चली गई। लेकिन क्या हुआ कि योजनाएं तो बन रही थी लेकिन यह ऊपर ही पहुंच रही थी, मतलब गांव में या बाकी जगह वहां पहुंच नहीं पा रही थी। तो ऐसा कुछ प्लान करने की आवश्यकता थी जो क्या हो, जो वहीं के लोग, कहाँ के लोग, वहीं के लोग एक अच्छा खासा कार्य कर सके, अपना खुद की शासन प्रणाली विकसित कर सकें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। तो एक शब्द होता है स्थानीय सरकार। हमारे यहाँ क्या होता है? एक होता है केंद्र, पता है आपको, दूसरा होता है राज्य, और ये है आपका तीसरा। कौन सा है ये? स्थानीय सरकार। ये पहला हो गया जो केंद्र और के हिस्से में आता है, मतलब जैसे आपको मोदी जी हैं इस समय, वो केंद्र के हेड है। दूसरा क्या है? राज्य है। और ये तीसरा स्थानीय सरकार। यानी जो एक शब्द आपने सुना होगा, विकेंद्रीकरण। क्या है? विकेंद्रीकरण सुना है आपने? विकेंद्रीयकरण। ये क्या होता है विकेंद्रीकरण? विकेंद्रीकरण से तात्पर्य होता है जो एक, ये मान लीजिए एक सेंटर है, ये केंद्र मान लें, केंद्र के द्वारा नीति बनाई गई और लागू की गई, केंद्र के द्वारा नीतियां बनाई गई और लागू की गई। ये आपको किस में है? ये आपको ये केंद्रीकरण हो गया। लेकिन यदि यही बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी जगहों में से क्या कर दें कि कुछ अधिकार इनको सौंप दे, इनको दे दे, इनको दे दे, इनको दे दे, इनको दे दे, तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है विकेंद्रीकरण। क्या कहलाता है ये? विकेंद्रीकरण। समझ में आ गया आप लोग को? तो ये हम लोग विकेंद्रीकरण को दूसरे नाम से जानते हैं, क्या? स्थानीय सरकार। मतलब आप ये समझिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ये जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार से तात्पर्य होता है गांव में पंचायतें और शहर में नगरीय प्रशासन। जैसे आपने देखा होगा मेयर चुने जाते हैं, वार्ड पार्षद होते हैं, तो ये शहर में होते हैं और एक गांव में होते हैं। तो दोनों को हम लोग थोड़ी विस्तार से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपको, हालांकि जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें भी है, और जो इसका जीएस का पार्ट है उसमें जब 3rd यूनिट है उसमें देखेंगे तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी है, उस पर भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं ये क्या है स्थानीय सरकार। देखिए, जो हमने आपको बताया शुरुआत में क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 की बात है, उसके बाद बहुत सारे केंद्र की योजनाएं हुई। जो केंद्र की योजनाएं क्या है, यहाँ से कई, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन जो दूर बैठा है गांव का या बाकी स्थानीय पर्सन था, उसको यह योजना के बारे में ना ही पता था और ना ही उसको मिल पाई। तब क्या हुआ? तब एक ऐसी व्यवस्था कि हम बहुत सारी योजनाएं तो हम बना रहे हैं, लेकिन वो योजनाएं पहुंच क्यों नहीं रही, और पहुंच भी रही हैं तो उनको लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। इस बात पे क्या है, एक 1953 में
सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया और तब भी वो असफल हुआ। और उस असफलता के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और उसमें ये कहा गया कि ऐसा क्या कारण है जिससे बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं लेकिन फायदा नहीं पहुंच रहा लोगों को। तो इस कमेटी ने अपनी 1 साल बाद रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि देखिए, जो भी केंद्र है और सरकार है ये तो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इनकी योजनाएं जो गांव तक पहुंच नहीं पा रही है और जो पहुंच रही है गांव की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में ऐसा किया जाए कि उनको उन्हीं को कुछ अधिकार सौंप दिया जाए, जैसे सफाई का हो गया, वहाँ की और व्यवस्थाएं हो गई, लाइट, बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्थाएं ऐसा ना करें कि हम एक पंचायत का लेवल बना दें और वहीं पर ही वह अपने स्तर से कार्य करे। तो उसमें क्या हो गया, उसमें यह हो गया कि 3 स्तर बनाए गए, एक जिले में हो गया, एक मध्य हो गया और एक स्थानीय लेवल में, 3 स्तर वहां पर बनाए गए। तो यही बाद में क्या होगा, ये पंचायत व्यवस्था और स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन के नाम से परिचित हुई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंध है जिसके सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुन के आते हैं। मतलब यह वहीं के लोग, मतलब ये 4 गांव हो गए, 4 ये गांव, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, मान 5 गांव, इनको मिलाकर एक क्या हुई, पंचायत बना दी गई। इस पंचायत का जो सरपंच है वो सरपंच मुखिया हो गया और एक उप सरपंच, मतलब वाइस सरपंच मान लीजिए या उप सरपंच मान लीजिए, यह हो गया। तो ये पूरे लोग क्या है, इसकी पूरे गांव की व्यवस्था करें, कहाँ नल की व्यवस्था करनी है, कहाँ जल की व्यवस्था करनी है, कहाँ रोड की व्यवस्था करनी है, ये खुद ही अपनी आवश्यकताएं पहचानेंगे और खुद ही ये अपना काम करेंगे। ठीक है, यह ग्रामीण और शहरी दोनों सरकारों में शामिल है। अभी हमने बताया ना आपको, ग्रामीणों में क्या होता है, पंचायती सरकार होती हैं और शहर में क्या होता है, नगर निगम होता है। क्या होता है, नगर निगम होता है। ठीक है, यह सरकार का तीसरा स्तर है। हमने आपको क्या बताया था पहले, एक केंद्र हो गया, दूसरा राज्य हो गया और यह तीसरा स्तर कहलाता है। स्थानीय सरकारें 2 प्रकार की होती हैं, एक ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, जो अभी हमने बताया आपको। अब हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। क्या है, एक प्रणाली है। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूट, PRI लिखा है ना, PRI, इसका मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, को 73वें संविधान संशोधन की अधिनियम 1992 के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को साकार करने के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंप दिया गया। पंचायती राज जो संस्थान है, कौन से अधिनियम, 1992 के अधिनियम से नियम बनाए गए और लोकतंत्र को साकार करने के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत के संविधान में कौन सा एक नया भाग जोड़ा, कौन सा है ये, भाग 9। इसको हम लोग भाग 9 भी कहते हैं। कौन सा है ये, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, भाग 9 जोड़ा। इस भाग में पंचायतों के लिए किए गए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान किए गए हैं। देखिए, ये जो प्रावधान है इनको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको नहीं मिले तो आप बताइएगा, हम आपको भेज देंगे या इस पे एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची, कौन सी, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। इस अनुसूची में पंचायतों को 29 कितने काम दिए गए, 29 कार्य शामिल किए गए। यह अनुच्छेद 243G में से संबंधित है। अब देखो 243G, इसको किससे संबंधित है, ये कार्यों से संबंधित है। किसके, पंचायत के कार्यों से। ठीक है, तो आपको एक चीज याद करनी है। पहली बात तो 1992 का एक तो अधिनियम याद करना है आपको।
भाग 9 बनाया गया और साथ ही इसको 11वीं अनुसूची बनाई गई। 243 से 243 ओ तक प्रावधान किए गए, 29 कार्य बनाए गए जिसकी जानकारी 243 जी में दी गई है। अपने वर्तमान स्वरूप और संरचना में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ने अपने अस्तित्व के 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 30 वर्ष, देखिए 30 वर्ष पूरे हो गए। 1992 में आया था, ध्यान है आपको, और अभी क्या चल रहा है 2022। तो यदि आप 92, 2002, 2012, ये टोटल कितने हो गए? टोटल 30 साल करीब करीब हो गए। विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे बहुत कुछ किया जाना भी बाकी है, ये तो केवल शुरुआत बस है। ये हो गया आपका पंचायती राज। अब हम शहरी स्थानीय निकाय की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसकी स्थापना भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण। विकेंद्रीकरण समझ में आ गया ना क्या है? जब केंद्र क्या होता है, सेंट्रल अपने कुछ अधिकार नीचे ट्रांसफर कर देता है, उस स्थिति को कहलाया जाता है विकेंद्रीकरण। ठीक है। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं। 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 8। 1 नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन एजेंसी। ये सब करें तो हम कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। ठीक है। केंद्रीय स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन या निकाय का विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालयों से संबंधित है। कौन कौन सा? 1985 में शहरी विकास मंत्रालय था, फिर छावनी बोर्ड भी है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। और एक क्या है? एक है आपका गृह मंत्रालय। क्या है? एक गृह मंत्रालय। 3 हो गए। शहरी एक हो गया, शहरी विकास मंत्रालय हो गया, एक रक्षा मंत्रालय हो गया और एक गृह मंत्रालय। 3 प्रश्न अच्छा बन सकता है। पता है, यदि पूछ ले कि जो शहरी स्थानीय प्रशासन है उनका कंट्रोल, देखिए शब्द कंट्रोल से आया है ना, उनका कंट्रोल किस प्रकार से होता है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि 3 मंत्रालय अपने इसमें कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सेम इसमें भी 1992 में क्या हुआ, एक अधिनियम बनाया गया जिसमें 74वां संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा किया गया, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसमें हुआ क्या 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 परिवर्तन हुए संविधान में? उसमें 9 जोड़ा गया था, आपको ध्यान है 9 जोड़ा, इसमें 9 का जोड़ा गया है, 9 का। अनुच्छेद वो क्या था, ओ तक था। ओ के बाद कौन संख्या आती है? पी। पी से लेकर जेड जी, ये इसके तक प्रावधान किसमें है? स्थानीय सरकार के नगरीय शासन वाले में। एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पता है आपको? ये अभी तो ये है, इसमें 2 सेम चीज है। ये 12वीं और उसमें कौन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें कुल 18 विषय थे। उसमें कितने थे? उसमें 29 विषय थे। और ये 243 डब्ल्यू मतलब में से संबंधित है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? मतलब एक ओवरऑल हो गया कि गांव में क्या होता है और शहर में क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ओवरऑल क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें। देखो, इसकी जो विशेषताएं हैं आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक अनिवार्य प्रावधान दिए गए हैं, एक स्वैच्छिक प्रावधान दिए गए हैं। देखा ना आपने? तो इसमें जो अनिवार्य प्रावधान से तात्पर्य क्या है? अनिवार्य ऐसे प्रावधान जो इनको कंपलसरी इस पर कार्य करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य प्रावधान होते हैं। और स्वैच्छिक प्रावधान ऐसे होते हैं कि आप को सूची सौंप दी गई है, आप चाहे तो इसको अपने में शामिल करें अथवा ना करें, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखेंगे आप तो पहला है अनिवार्य में ग्राम सभाओं का गठन। ये ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको? ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ग्राम सभा के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, नहीं हो तो हमें बताइएगा, हम आपको इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे। ग्राम सभा ही एक प्रकार से एक गांव में जितने भी लोग क्या वोट डालते हैं, जितने भी वोट डालते हैं, वो सभी ग्राम सभा में क्या होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। ठीक है। जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत संरचना का निर्माण होगा। मतलब क्या होगा इसमें? 3 स्तरीय
संरचना बनेगी, जिले में अलग बनेगी, ब्लॉक में अलग बनेगी और ग्राम में अलग बनेगी। लगभग सभी पद सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाएंगे। लगभग सभी पद, लगभग शब्द यूज किया है, जरूरी नहीं है कि कब सभी पद भरे जाएं, लगभग सभी। देखो सरपंच जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव से होता है, बाकी जो जनपद सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, जनपद सदस्य तो प्रत्यक्ष बनेंगे, लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी अप्रत्यक्ष बनते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। जिला एवं प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष का पद अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, क्या बताया था हमने आपको? जिला और प्रखंड स्तर पर जो अध्यक्ष होते हैं वो सदस्यों से ही चुने जाते हैं, इससे उनका निर्वाचन क्या कहलाया? अप्रत्यक्ष कहलाया। पंचायतों में SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर एवं पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी? 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। भारत MP में कितनी है? MP में 50% है। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन होगा। ये कौन काम करेगा? ये देखो, ये एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई भी एक। तो सॉरी, इसमें क्या है? इनका चुनाव कौन करवाता है? ये करवाते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं करवाते, जहाँ निर्वाचन आयोग, ये उस प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। इनका कार्यकाल क्या होता है पंचायतों का या पंचायती राज संस्थाओं का? 5 साल। इनको पहले ही भंग कर सकते हैं, 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराने होंगे, ये नियम है। प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग भी बनेगा। वित्त आयोग क्या काम करता है? ये सेंट्रल हो गया, ये स्टेट हो गया। इसमें मान लीजिए कुछ अमाउंट है तो इसको कितना जाएगा, इसको कितना जाएगा, ये इस बात का निर्धारण मेन रूप से एक वित्त आयोग करता है, और एक राज्य वित्त आयोग भी बनेगा जो यही काम इस स्तर में करेगा। ठीक है। अब स्वैच्छिक प्रावधान, अभी तो क्या थे, ये ऊपर की चीजें आपको करनी ही करनी है यदि आप किसी राज्य में ये संस्थाओं का विकास करेंगे तो। अब है एक स्वैच्छिक प्रावधान। इसमें क्या होता है? इन निकायों में केंद्र और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार देना, मतलब चाहिए तो आप दीजिए और नहीं है तो मत दीजिए। पंचायती राज संस्थाओं को कर, शुल्क आदि के संबंध में वित्तीय अधिकार दिए जाने चाहिए अथवा पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, ये जो 74वें संविधान, अभी हमने क्या किया? अभी पढ़ा हमने 73वें वाले में पंचायतों से संबंधित। अब हम 74 जो संविधान है उसमें क्या क्या बताया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। 74वें जो संशोधन है उसमें कुछ विशेषताएं, क्या अनिवार्य कुछ है इसमें और स्वैच्छिक है जो पंचायतों में थे, सेम बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसमें क्या है? छोटे बड़े बहुत सारे स्थानीय क्षेत्रों में क्रमशः नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगमों का गठन होगा। आप जहां रहते होंगे, ये देखिए, इस बात को आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ भी कोई नगर निगम होगा, कोई नगर पंचायत होगा या नगर परिषद होगा आपके यहाँ। जो SC ST होगा उनके लिए भी क्या सीटों का आरक्षण होगा, जो उसमें भी था। 1/3 महिलाओं के लिए था, मध्य प्रदेश में क्या है? 50%। ठीक है ना, आरक्षण किया गया है। पंचायती राज निकायों में चुनाव कराने के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग 73वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों के लिए भी चुनाव कराएगा। मतलब जो चुनाव आयोग बनेगा, राज्य चुनाव आयोग, वो पंचायतों के लिए भी करेगा और सेम इनके लिए भी करेगा। पंचायती राज निकायों के वित्तीय मामलों से निपटने के लिए गठित राज्य वित्त आयोग स्थानीय शहरी स्वशासी निकायों के वित्तीय मामलों को भी देखेगा। जो वहां काम करेगा वित्त आयोग, वो यहां भी काम करेगा। शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल होगा। ये देखो, जो कार्यकाल होता है ये भी एक कंट्रोल का साधन है, नियंत्रण का साधन है। कैसे? देखिए, यदि किसी को ये कह दिया जाए कि आपको ये पोस्ट मिल गई है और आपको कोई भी निकाल नहीं सकता, ना कभी आप रिटायरमेंट होंगे, तो क्या होगा? उसमें अंदर से मोनोपोली आ जाएगी ना, अब तो मैं जो चाहूं वो करूं, मुझे तो कोई निकाल नहीं सकता। सही है ना? तो ऐसी कंडीशन में
कार्यकाल 5 साल है कि मतलब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको जनता फिर से चुन लेगी, नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपको हटा देगी। और ये विघटन जब होगा तो 6 महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए। ठीक, अब इसके बाद स्वैच्छिक। क्या स्वैच्छिक कार्य हैं? इन निकायों में संघ और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को मतदान देने का अधिकार है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना, ये भी करना है इनको। करों, शुल्कों, टोल और शुल्कों आदि के संबंध में वित्तीय अधिकार देना। नगर निकायों को स्वायत्त बनाना और इन निकायों को इन अधिनियम के माध्यम से संविधान के इसमें जोड़ी 12वीं अनुसूची, कौन सी 12वीं अनुसूची में शामिल कुछ या सभी कार्यों को करने या आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्तियां प्रदान करना। ये सब इसके कार्य। ये आपका स्थानीय प्रशासन भी खत्म हो गया। अब हम इसके बाद नागरिक और प्रशासन, आप सिलेबस में देखिएगा नागरिक और प्रशासन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, यदि आपको देखिए ऑनलाइन क्लास करनी है या एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम करना है, ई नोट्स चाहिए सेकेंड यूनिट्स के, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसी में ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।